हेलो गाइस। बीपीएससी प्रिपरेशन के लिए आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि मेडिएवल का जो सिलेबस है, जो मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री का, उस पे आज हम ये फोकस करेंगे, क्योंकि ये जो पूरा क्लास है मध्यकालीन भारतीय इतिहास का, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, उसी पर पूरी चर्चा होगी। क्योंकि इतिहास एक धारा है, एक सीक्वेंस के अनुसार ये क्रम से आगे बढ़ती है। तो जो घटनाक्रम आगे बढ़ी है उसको अगर आप समझते हुए आगे बढ़ते तो ये काफ़ी आसान हो जाता है। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सिलेबस को हम ध्यान में रखें, अकॉर्डिंग टू सिलेबस एंड अकॉर्डिंग टू टॉपिक जो भी चीज़ें हैं उस पर एकाग्रता से सभी चीज़ों का ध्यान देते हुए चलें। तो सबसे पहले आज यहाँ पर संक्षिप्त रूप में मैं आपको जो सिलेबस है, जो पढ़ना है, जिससे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, उन पर थोड़ा ध्यान दे दूँ। आप भी ध्यान देते हुए चलेंगे कि किन टॉपिक पर हमें विशेष रूप से फोकस करना है। इसका अब मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री की जो शुरुआत होती है, जैसा कि मालूम होगा कि जब पुष्यभूति वंश यानी हर्षवर्धन का शासन जब समाप्त होता है, हर्षवर्धन की मौत होती है 647 647 ईस्वी, इट मीन्स 7th सेंचुरी, 7वीं शताब्दी के लगभग अंत मध्य में उसका निधन होता है। और उसके पश्चात हम देखते हैं कि लगभग 75 वर्षों तक हमारे इतिहास में मौन है, एक डार्क पीरियड आता है। उसके पश्चात 8वीं शताब्दी से जब हमारा इतिहास फिर से आरंभ होता है तो वो हम लोग मध्यकाल में प्रवेश कर जाते हैं, और उससे पहले की जो अवस्था होती है ना, वो पूर्व मध्यकाल कहलाती है। तो पूर्व मध्यकाल में जैसे पहुंचेंगे तो वहां पर हमें ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो 712 ईस्वी में मुस्लिम इन्वेजन होता है, जो मोहम्मद बिन कासिम का, वहां से चलेंगे। तो जो मेन टॉपिक है उस पर आज हम लोग ध्यान देते हैं कि किस तरह से हमें स्टडी करनी है और आगे बढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पाल डायनेस्टी, जो त्रिपक्षीय संघर्ष भी होते हैं कन्नौज पर अधिकार को लेकर। तीन पक्ष, पूर्वी भारत में पाल साम्राज्य थे, पश्चिम में गुर्जर प्रतिहार और दक्षिण में राष्ट्रकूट। तो इन तीनों पर ध्यान देना है, बट हमें ध्यान रखना है बीपीएससी सिलेबस को। तो हमारे स्टेट यानी पूर्वी भारत में जो प्रांत थे वो थे पालों का राज्य था। तो पाल वंश के बारे में विस्तार से आपको जानना, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न होते हैं। पाल के पश्चात देखना तो सभी को है, इसके पश्चात राजपूत काल जो कहलाता है, पूर्व मध्यकाल को राजपूत काल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो जो प्रमुख रियासतें थी, उन प्रमुख रियासतों में इनके बारे में जो 6 लिखे हुए हैं, इसकी जानकारी संक्षिप्त रूप में जो इंपॉर्टेंट घटनाक्रम है उस पर आपको ध्यान देते हुए चलना है। वो क्या है? सबसे पहले चहमान, जिसे चौहान भी कहा जाता है, जो राजस्थान के क्षेत्र में अजमेर शाकंभरी से शासन करते थे, उनके बारे में। दूसरा गहरवाल है, जो कन्नौज के शासक हैं, जो आज का उत्तर प्रदेश का इलाका है, कन्नौज में भी शासन करते थे। सोलंकी है, जो गुजरात के क्षेत्र में थे। परमार्स है, जो मध्य भारत में मध्य प्रदेश के इलाके में थे। चंदेल, जो खजुराहो से शासन करते थे। और ये कलचुरीज है, जिनको है भी कहा गया है, ये आज का जो छत्तीसगढ़ का इलाका है, उन क्षेत्रों में इनका शासन था। तो इनके बारे में संक्षिप्त रूप में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उस पर ध्यान देते हुए चलेंगे। उसके पश्चात जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वो साउथ इंडिया में जो चोलाज हैं, जो चोल राजवंश है, जो तमिलनाडु के नॉर्दर्न पार्ट में ये थे, खासकर राजराज और उनके पुत्र राजेंद्र चोल, इन दोनों के संबंध में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, अक्सर प्रश्न उन क्षेत्रों से आते हैं। देन आपको ध्यान रखना है कि भारत पर जो मुस्लिम आक्रमण हुए हैं, जो 3 इन्वेजन हुए, सबसे पहला मोहम्मद बिन कासिम का, जो 712 में, क्या रीजन था जो उसने हमला किया? ये पहला मुस्लिम आक्रमण था। अक्सर हम लोग महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं कि रीजन क्या था, बट मोहम्मद बिन कासिम का उद्देश्य क्या था? क्योंकि यहीं से हम लोग ये भी देखेंगे कि भारत में इस्लाम का प्रवेश होता है, इस्लामीकरण आरंभ हो जाती है। तो वो घटनाक्रम क्या है, इस पर हम लोग फोकस करेंगे। और इन 3 लोगों पर, क्योंकि आगे हम लोग देखेंगे महमूद गजनवी का जो उद्देश्य होता है धन लूटना, उनकी प्राथमिकता थी। देन इस्लाम का फैलाव। मोहम्मद गोरी के समय क्या था? धन लूटने के अलावा साम्राज्य विस्तार, क्षेत्रों को कब्जा जमाना भी इनका उद्देश्य था। और इसका परिणाम यह होता है कि भारत में इस्लामिक राज्य कायम होता है और दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ जाती है उस साल जब मोहम्मद गोरी की मौत होती है, क्योंकि उन्हीं के प्रतिनिधि थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जब 1206 में दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ती है। और वहां से आपको पूरा दिल्ली सल्तनत के बारे में, जो प्रमुख राजवंश है, तो 5 राजवंशों के विषय में आपको देखना है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत। वहां पर आप फोकस कीजिएगा, जो प्रमुख वंश और प्रमुख शासक है, उनके रीजन में जो प्रमुख घटनाएं घटी हैं, उनको विस्तार से थोड़ा देखना होगा। इसके पश्चात मुगलों का आगमन होता है, वो 1526 में, यानी जब इब्राहिम लोदी
जो लोधी वंश के अंतिम शासक थे, जो दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम शासक हुआ, उसके समय में बाबर का आगमन होता है और 1526 जो पानीपत का प्रथम युद्ध है, उसमें बाबर विजयी होकर भारत पे मुगलों की सत्ता कायम कर देता है। तो मुगल वंश के बारे में जो प्रमुख शासक, जो प्रमुख घटनाएं हैं, उन पर ध्यान देना है। इसके पश्चात दक्षिण की ओर चलेंगे तो विजयनगर साम्राज्य, चार राजवंश, संगम, शालुव, तुलुव और आड़वेडु, इन चार राजवंशों के बारे में और विशेषकर कृष्णदेवराय और हरिहर द्वितीय के बारे में प्रश्न अक्सर आए हुए हैं, तो उस पर फोकस करना है, ध्यान देना है। पढ़ना सभी को है, बट जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसको ध्यान से पूरी विस्तार में देखनी है। धार्मिक आंदोलन, इसी सेक्शन में हम लोग देखें कि सूफी मत का भी फैलाव हुआ भारत में, और धार्मिक में भक्ति आंदोलन, यानी हिंदू धर्म के अंतर्गत जो सुधार हुए थे, जो संत हुए, वे भक्ति आंदोलन के अंतर्गत। जो इस्लामिक पैटर्न पर जो सिलसिला शुरू हुआ, जिसको सूफी मत, सुहरावर्दी, ये बहुत तरह के कादरी अलग अलग थे, तो उनके बारे में कभी कभी एग्जाम में अक्सर ये आए हुए हैं। तो धार्मिक जो रिलीजियस मूवमेंट है वहां पे ध्यान देना है, इन दोनों सेक्शन पे, सूफी मत पर भी और भक्ति आंदोलन पे। फिर यही क्रम हम लोग आगे देखेंगे कि भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन भी आरंभ हो जाता है। सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं। जिस वक्त वो आते हैं उस वक्त तो मुगल भी नहीं आए थे, पुर्तगाली 1498 में 15वीं शताब्दी में आ जाते हैं। मुगल तो काफी बाद में 1526 में 16वीं शताब्दी में आते हैं। यानी पैरेलल हम लोगों को यह भी देखते हुए चलना है कि इस पीरियड में यूरोपीय शक्तियां जो आई, जो पुर्तगाली है, फ्रेंच है, डच है, इंग्लिश है, तो उनके बारे में इस पीरियड तक देखते हुए चलना है। देन शिवाजी, जो छत्रपति शिवाजी और मराठा शक्ति, जो प्रथम तीन पेशवा थे, उनके रीजन में जो मराठा का उत्थान होता है, उससे संबंधित प्रश्न होते हैं, वहां पे आपको ध्यान देते हुए चलना है। तो यहां ध्यान रखिएगा कि दिल्ली सल्तनत में जो जो मुख्य राजवंश है, तो विशेष रूप से आप गुलाम वंश में देखना है तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, इस पे आपको फोकस करना है। खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के बारे में। सैयद वंश अधिक महत्वपूर्ण नहीं, बट फिर लोधी वंश में आएंगे तो इसके जो संस्थापक है, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी, तीन शासक थे, और अंतिम शासक में तो इसका राज भी खत्म हो गया। इसके पश्चात मुगलों में आए तो ध्यान रहे संस्थापक बाबर थे, देन उनका पुत्र हुमायूं, लेकिन इसी बीच शेरशाह का आगमन। देखिए, शेरशाह मुगलों के शासक नहीं थे, इनका उत्थान बिहार से ही होता है, तो इसलिए इनके बारे में भी आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये सिलेबस का एक पार्ट है और अपने स्टेट से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस पर भी ध्यान से देखना है। देन फिर अकबर से ये सिलसिला शुरू होगा अप टू औरंगजेब। तो पूरा जो हमारा मध्यकाल है वो 1707 ईस्वी, इट मीन्स जिस साल औरंगजेब की मौत होती है उस साल तक जो भी घटनाएं घटी हैं, इस पर आपको ध्यान देना है। ये पूरा हमारा संक्षिप्त रूप से ये सिलेबस का ये आकलन था, आउटलाइन था, जहां पर आपको फोकस करना है। 18th सेंचुरी अप टू 18th सेंचुरी, 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी, अप्रॉक्स 1000 ईयर, 1000 साल की ये घटनाएं हैं जिस पर आपको फोकस करना है। हर टॉपिक को ध्यान से, सफलता का एक ही रहस्य है कि आप अकॉर्डिंग टू सिलेबस एंड अकॉर्डिंग टू टॉपिक अपने आप को तैयार करें, और थोड़ा सा विश्लेषण के साथ। ये आवश्यक है, क्योंकि आपने खुद देखा जो पिछला प्रीवियस बीपीएससी का पैटर्न है, कॉन्सेप्ट आधारित अब प्रश्न आ रहे हैं, तो सिर्फ तथ्यात्मक ना पढ़ें, विस्तार से पढ़ें, तथ्यों को तब देखें जब उस चीज को आप समझ लें, तो फिर याद रखना भी आसान होता है और ये चीजें काफी आसानी से आप सॉल्व भी करते चलेंगे। जैसा हमने सिलेबस के रूप में बताया था, तो उसी में हमने ये चार राजवंश जो विजयनगर के हैं उनके बारे में बताया है, धार्मिक आंदोलनों के बारे में बताया। तो यहीं पर हम लोग ध्यान रखेंगे कि सिख धर्म के अंतर्गत जो उनके 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह है, उनका जन्म स्थान पटना साहिब बिहार में ही है। तो जो धार्मिक आंदोलन में हम लोगों का अध्ययन होगा वो भक्ति संत आंदोलन में वे भी आएंगे, गुरु नानक से शुरुआत होकर गुरु गोविंद सिंह तक जाएगी बात। फिर यहाँ पर विस्तार से इन सभी चीजों को देखेंगे। ये पूरा मध्यकाल का प्रोसेस है। अगर इसको, ये जो संक्रमण की अवस्था है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जब हम प्रवेश करते हैं, तो जब मेडिएवल से मॉडर्न की ओर जाएंगे तो इन घटनाक्रमों को समझना आवश्यक है, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु जब होती है तो उसके बाद बहादुर शाह गद्दी पर आसीन होते हैं, और बहादुर शाह से बहादुर शाह जफर तक ये जो सिलसिला चलता है, ये उत्तर मुगल काल का फेज है। तो जो बदलाव आते हैं, अंग्रेजी शक्तियां धीरे धीरे प्रबल होती जाती है, तो फिर मॉडर्न हिस्ट्री में जब हम लोग प्रवेश करेंगे तो इसकी पृष्ठभूमि भी समझना आवश्यक है कि वो हालात कैसे थे, किस प्रकार ये बदलाव आए, और यूरोपियन शक्तियां धीरे धीरे भारत में प्रबल होती चली गई और अंग्रेज पूरी तरह देश में काबिज हो गए। फिर हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन और 1947 तक जो राष्ट्रीय आंदोलन में घटनाक्रम है उस पर फोकस डालेंगे। तो ये कुछ संक्षिप्त सिलेबस था जिसे आपका अध्ययन करना है। ओके, थैंक यू।